अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोसोल्स। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, हमने स्टार्ट करना है आज वोल्केनिक एरोसोल से। सबसे पहले बात करें तो 3 तरह के जो 3 टाइप्स है एरोसोल्स की, जो कि क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उनमें सबसे पहली टाइप हमारे पास वोल्केनिक एरोसोल्स है। ये इन एरोसोल्स की वजह से हमारे क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। अब ये जो एरोसोल्स जो हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाके बनते हैं जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है। उसके बाद इनके अंदर होता क्या है, जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ठीक है जी, एक दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया तो ये जो एरोसोल्स हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर के अंदर अबाउट 2 ईयर्स तक रिटेन कर सकते हैं, 2 साल तक वहाँ पे सस्पेंडेड रह सकते हैं। अब उसके बाद वोल्केनिक एरोसोल्स के फंक्शंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, मतलब ये रिपेल करते हैं सनलाइट को, एब्जॉर्ब नहीं करते। और इनका नेक्स्ट फंक्शन है, ये रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंच रही है, रीच कर रही है। और इसी तरह ये एटमॉस्फेयर के अंदर कूलिंग का प्रोसेस भी करते हैं। जो चीज़ सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, लेकिन वोल्केनिक एरोसोल्स रिफ्लेक्शन करवाते हैं, इसीलिए कूलिंग का प्रोसेस भी सामने आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एरोसोल है वो है जी डेजर्ट डस्ट। डेजर्ट आपको पता है सहरा होते हैं, समुद्री जो हवा के साइक्लोन्स होते हैं, जब वो तूफान आते हैं तो डेजर्ट डस्ट जो है वो हवा के अंदर सस्पेंड होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह ये एरोसोल जिनकी फॉर्मेशन होती है डेजर्ट डस्ट की। इनका भी क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। इसमें क्या होता है, डस्ट प्ल्यूम्स बनते हैं। अब डस्ट प्ल्यूम्स क्या हैं, ये माइन्यूट छोटे छोटे ग्रेन्स हैं जो कि हवा के बगोलों से पैदा होते हैं फ्रॉम द डेजर्ट सरफेस, सहरा की सतह के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। जब हवा का तूफान आएगा तो डेजर्ट प्ल्यूम्स प्रोड्यूस होंगे जो कि छोटे छोटे ज़र्रात आपस में मिल के आग का, हवा का बगोला बनाते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद ये जो इनका साइज़ है, जब ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ये इनका साइज़ बहुत लार्ज हो जाता है। लार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद ये फॉल आउट करते हैं एटमॉस्फेयर से, और इनकी फ़्लाइट जो है वो शॉर्ट होती है, मतलब साइज़ बड़ा होगा लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड तक इनकी रसाई नहीं है, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म जो हैं वो हवा के ज़्यादातर चक्कर ही होते हैं, नीचे ही ज़्यादातर आते हैं, मैदानों में आते हैं, प्लेन्स में आते हैं, और डेजर्ट एरियाज़ में ज़्यादा आते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद अगर इस फंक्शन की बात करें डेजर्ट डस्ट की, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, क्योंकि इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब अच्छी तरह कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्कैटरिंग करवा देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट की वजह से ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको वार्म कर देते हैं, हमारी अर्थ को हीट अप कर देते हैं। उसके बाद इस वार्मर एयर की वजह से क्या होता है, जो स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, उनकी इनहिबिशन हो जाती है, उनकी फॉर्मेशन बंद हो जाती है। फिर उसके बाद स्टॉर्म क्लाउड्स की सप्रेशन की वजह से और कंस्टिक्वेंट रेन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होगा, जो डस्ट वेल है उसकी वजह से डेजर्ट का एक्सपेंशन होता है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि एक तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, और उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि स्टॉर्म क्लाउड्स को इनहिबिट करेंगे, और इनकी वजह से जो डेजर्ट एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स किसी भी जगह पे फॉल करेंगे, डस्ट के पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से डेजर्ट बनेगा। ये तो थे हमारे वोल्केनिक एरोसोल, जो हमने नेचुरल एरोसोल पढ़े। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड एरोसोल्स।
ये एरोसोल जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होंगे। ये थर्ड टाइप के एरोसोल्स हैं। अब ये बनते किस तरह से हैं? स्मोक से। स्मोक कहाँ से आ रहा है? बर्निंग से। बर्निंग किसकी? फॉसिल फ्यूल्स की, कोल की, ऑयल की, इन सब की बर्निंग। और इसके अलावा सल्फेट एरोसोल्स, सल्फेट के जो पार्टिकल्स होंगे स्मोक के अंदर और कोल की बर्निंग से, ऑयल की बर्निंग से, उसकी वजह से सल्फेट के एरोसोल्स ये सामने आते हैं। ठीक है जी। अब आजकल के दौर में ये जो सल्फेट एरोसोल्स हैं ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है और हम कोल और ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अब आते हैं जी इनके इम्पैक्ट्स के ऊपर, इनके असरात क्या हैं। सल्फेट एरोसोल्स क्या करते हैं? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। ठीक है। और रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ सनलाइट टू रीच दी सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद सल्फेट एरोसोल्स को देखिए तो इनका लाइफ स्पैन कितना है, ये कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो है 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद सल्फेट एरोसोल्स क्या करते हैं? क्लाउड्स के अंदर एंट्री करते हैं। जब एक दफ़ा इन्होंने एंट्री ले ली क्लाउड्स के अंदर तो ये क्या करते हैं, जो क्लाउड के ड्रॉपलेट्स का साइज़ है उनको छोटा कर देते हैं। साइज़ छोटा कर देते हैं लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग उनको बना देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड्स बने और ज़्यादा देर तक वहाँ पे स्टे कर सकें। उसके बाद क्लाउड्स को ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाने की मज़ीद ये क्या करते हैं, पोल्यूटेड क्लाउड्स भी बनाना शुरू कर देते हैं। जब पोल्यूटेड क्लाउड्स बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ये थे जी हमारे पास ह्यूमन मेड एरोसोल्स। अब आगे इनकी टाइप्स देख लें या फिर कॉमन एरोसोल सिस्टम देख लें तो वो हमारे पास आ जाते हैं हेज, स्मोक, मिस्ट, फोग, ऐश और स्मोक। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हैं एरोसोल्स हैं। अच्छा जी, कॉमन एरोसोल्स की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हेज़। हेज़ क्या होती है? एग्रीगेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑफ फाइन वाइडली डिस्पर्स सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स की। हेज़, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, आपस में एक्यूमुलेशन होगी। ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। अब इनकी एक्यूमुलेशन हमारी एटमॉस्फेयर में होगी, इस तरह के पार्टिकल्स होंगे तो हम कहेंगे ये जी हेज़ है हमारे पास। हेज़ की वजह से भी ब्लडनेस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज़ होती है। ठीक है। अब हेज़ का जो फिनोमिना है वो डस्ट से, स्मोक से और दूसरे पार्टिकल से बनता है और ये ऑब्स्कर करती है क्लैरिटी ऑफ स्काई को। मतलब हमारा जो स्काई है वो क्लियर नहीं होगा अगर हेज़ के पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद होंगे। ये सारा कुछ हेज़ के सोर्सेज की तरफ आए तो इसके अंदर आ जाती है प्लोइंग, आ जाती है जब हल चलाते हैं, ट्रैफिक आ जाती है, इंडस्ट्री आ जाती है, या फिर वाइल्ड लाइफ की जो अंदर फायर्स लग जाती हैं, वो जो जंगलों के अंदर आग लग जाती है, ये सारे जो हैं सोर्सेज हैं हेज़ के। उसके अलावा हमारे पास एक फिनोमिना है जिसके अंदर एक होती है ड्राई हेज़ और दूसरी होती है वेट हेज़। ठीक है। अब ये हेज़ किस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी? जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगी क्लाउड्स के साथ तो उसको हम कहेंगे ये जी है वेट हेज़। अब हेज़ के इम्पैक्ट्स की बात करें तो ये क्या करती है, इश्यूज क्रिएट करती है टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी के अंदर। उसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स उनकी जो है उनके अंदर ऑब्सक्यूरिटी कॉज करवाती है और इसके अलावा सनराइज़ और सनसेट का जो कलर्स है वो सही नहीं आता। मतलब अगर सनराइज़ का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए तो वहाँ पे हेजीनेस होगी, ब्लरीनेस होगी,
वहाँ पे हेजी डेज होंगे, ठीक है जी, और नाइट के ऊपर स्टार जो है वो भी क्लियर हमें नज़र नहीं आएंगे। ये था जी हेल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्मोक। स्मोक बनती है स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से। जब स्मोक के पार्टिकल्स और फॉग के पार्टिकल्स ये आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं स्मोक। अच्छा जी, जो टर्म स्मोक थी ये सबसे पहले लंदन के अंदर यूज़ हुई थी 90s में, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बना था स्मोक और फॉग का। तब से हम इस स्मोक के वर्ड को जानते हैं। स्मोक बेसिकली पोल्यूशन की वजह से बनती है। जहाँ पे जिस एरिया के अंदर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे फॉग नहीं स्मोक बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब इस तरह की, क्योंकि लंदन से इसका ओरिजिन हुआ था, ओरिजिनेशन हुई थी इसकी, तो हम बाज़ औक़ात स्मोक को लंदन स्मोक भी कहते हैं। उसके बाद एक कॉजेज़ इसके हैं कोल फायर्स, कोयले की जो आग है, ट्रांसपोर्टेशन इमिशंस, ऑटोमोबाइल के इमिशन से, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के बहुत ज़्यादा स्मोक जो है उसका रिलीज़ होता है। उसके बाद फोटोकेमिकल स्मोक एक टर्म है जो कि 1950s में यूज़ हुई थी। स्मोक का जो स्टार्ट है वो तो 90s में स्टार्ट हो गया था, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक वो 1950s में स्टार्ट हुई थी। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो केमिकल रिएक्शन से बनती है, सनलाइट के, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है जी। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, एल्डिहाइड्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ जाते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब इम्पैक्ट्स क्या हैं स्मोक के? स्मोक के, क्योंकि ये एयर पोल्यूटेंट से मिलकर बनी है तो ये हेल्थ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स इसके हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है। ब्रीदिंग के अंदर एस्थमा, ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी आ जाती है, एस्थमा लाइक डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा लंग इन्फेक्शन आ जाते हैं, कोल्ड्स, आई इरिटेशन, ये सारे इम्पैक्ट जो हैं वो स्मोक के हैं। उसके अलावा प्लांट्स की ग्रोथ को, उसके ऊपर भी इफेक्ट है, डैमेज कर देती है क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है जी मिस्ट। अब देखते हैं मिस्ट के पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं। थिन फॉग रिजल्टिंग फ्रॉम कंडेंसेशन इन द एयर इज टर्म्ड एज मिस्ट। इसके पार्टिकल्स होंगे थिन, बनते किससे हैं? कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन का प्रोसेस मैंने एक दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के बड़े बड़े क्लाउड्स बनाते हैं, तो उसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है जी। अब एक दफ़ा ये मिस्ट के पार्टिकल्स बन गए, फिर इन्होंने अपने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू कर देने हैं। इसकी वजह से भी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है हमारी विजिबिलिटी। उसके अलावा ब्लूइश कलर आ जाता है अगर मिस्ट का, ब्राउनिश हमारे पास हेज़ बना शुरू हो जाती है मिस्ट के अंदर। और अगर हमारे पास एक और टाइप है मिस्ट की जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग मिस्ट। फ्रीजिंग मिस्ट हम कहते हैं फॉग की तरह को। फ्रीजिंग फॉग हमारे पास हो जिसकी वजह से विजिबिलिटी हमारी जो है वो कम हो, उसको हम कहते हैं कि, अच्छा जी, फ्रीजिंग मिस्ट का मैं आपको बता रही थी, फ्रीजिंग मिस्ट कहते हैं वो भी फॉग की तरह ही होती है। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं फॉग। फॉग क्या होती है? कंडेंस्ड वाटर वेपर्स जो कि क्लाउड लाइक मैसेज बनाते हैं उसको हम कहते हैं फॉग। फॉग भी लिक्विड एरोसोल की एक एग्जांपल है। लिक्विड एरोसोल्स इनकी एक एग्जांपल है फॉग। ठीक है। टर्म फॉग को क्लाउड से हमने डिफरेंशिएट करना है। फॉग और क्लाउड सेम नहीं है। फॉग बेशक लिक्विड एरोसोल्स है लेकिन दैट आर नॉट मिक्सड विद क्लाउड्स। ठीक है। होता क्या है, मेन रीज़न इसका क्या है, वाटर वेपर ऐड होते जाते हैं एयर के अंदर, फिर उसके बाद विंड की कन्वर्जेंस होती है, ये सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद फॉग की वजह से ट्रांसपायर्ड जो वाटर होता है वो भी जाके एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। टाइप्स इसकी देखें तो हमारे पास टाइप्स इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं। रेडिएशन फॉग है, सी स्मोक है, वैली फॉग है, आर्टिफिशियल फॉग है।
उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं ऐश। ऐश कहते हैं राख को। जब भी किसी बर्निंग मटेरियल के बाद जो बच जाता है मटेरियल, उसको हम कहते हैं ऐश। ये होते हैं सॉलिड फेज और स्मोक के पार्टिकल्स जो के बाद में फाइन डस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं ऐश से। बनते किसके रिजल्ट में है? एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग। मेनली इनके अंदर स्मोक के पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद कंबशन के प्रोसेस से जनरेट होते हैं और इसके बाद इनके जो कंपोनेंट्स हैं ऐश के, वो हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास एरोसोल है वो है स्मोक। स्मोक के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं जी कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ये भी कंबशन के वजह से होती है रिलीज़। और उसके बाद हमारे पास जो हम बर्निंग का प्रोसेस करवा रहे हैं, हम चूल्हे जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, ऑयल लैंप्स जलाते हैं या फिर फायर प्लेसेस की वजह से ये सारा जो है स्मोक के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इम्पैक्ट्स देखे जाए स्मोक के इनहेलेशन की वजह से बाज़ औक़ात विक्टिम की डेथ भी हुई है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है स्मोक। उसके बाद स्मोक क्या करता है? पॉइजनिंग करवा देता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन करवा देता है, क्योंकि इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, उसकी प्रोडक्शन भी होती है स्मोक की वजह से। और इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास पल्मोनरी इन्फेक्शन जो कि लंग इन्फेक्शन है। ये सारे स्मोक के हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है जी, ये था जी हमारा कॉमन एरोसोल्स। इसके बाद हम देखते हैं इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। एरोसोल्स के इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स ऑफ एरोसोल्स। अब इसके इम्पैक्ट्स की बात करें कि एरोसोल का इम्पैक्ट्स क्या क्या है। इसके लोकल लेवल पे भी इम्पैक्ट्स हैं, रीजनल लेवल पे भी। लोकल लेवल एक छोटा लेवल होता है, मतलब एक सिटी के ऊपर। रीजनल लेवल एक पूरा रीजन, और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट्स भी होंगे एरोसोल्स के। अब इसकी वजह से इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। इनके सोर्सेज हमारे पास आपको पता ही है, व्हीकल्स आ जाते हैं हमारे पास, वुड की बर्निंग आ जाती है, पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, ये सारे इनके सोर्सेज हैं। अब होता क्या है, एक तो एरोसोल्स की वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है। टॉक्सिसिटी कहते हैं जहरीलेपन को, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सांस लेने के अमल में दुश्वारी होगी। उसके अलावा वेजिटेशन, जो हमारा सब्ज़ा है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ को जो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, और जब सनलाइट ही सही से ना पहुंचेगी, ब्लरीनेस होगी, तो उसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम वो भी अफेक्ट होगा। उसके बाद और इसके इम्पैक्ट्स की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट ह्यूमंस के अंदर, डेथ रेट वो ज़्यादा हो गया, वो इंक्रीज कर गया। फिर उसके बाद जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सबसे पहले उनके ऊपर इफेक्ट आता है। उसके बाद जी आइज़, वो भी सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का, वो अफेक्ट होती है। उसके बाद स्किन, हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो एरोसोल्स की वजह से आ रही हैं, क्योंकि एरोसोल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, स्किन के ऊपर पास हो जाते हैं स्किन के अंदर से। फिर उसके बाद इसके डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अफेक्ट हैं क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि ये क्लाइमेट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज कर देती हैं। ठीक है जी,
उसके अलावा जो रेडिएटिव इफ़ेक्ट्स हैं एरोसोल्स के, रेडिएटिव इफ़ेक्ट्स एरोसोल्स के, उनकी सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ और उनकी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा है कि हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये सारे जो हैं मैन मेड चेंजेस हैं, एरोसोल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ह्यूमन अपना दुश्मन खुद ही है। हम जो है इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ करवा रहे हैं, स्मोक हमारा बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एरोसोल्स की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और ये जो शेयरिंग है ज़रूरी नहीं है कि आप अपने तक ही रखें, आप 9th-10th के बच्चों को ये लेक्चर्स दिखाएं। अगर FSC 9th-10th या कोई भी लेक्चर जो है आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे और होप सो कि आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।